कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार की नीति के अनुसार चलती हैं जी। कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकते हैं, इसका थोड़ा अभाव रहा। इसलिए आप व्यक्ति में अगर इच्छा शक्ति हो, एक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष कार्य किया जा सकता है, विशेष सुविधा दी जा सकती है। और झाझा की जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो शिक्षा का स्तर न्यून होना, बेरोजगारी, पर्यावरण की समस्या। जमुई जिला का झाझा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ डॉक्टर ND मिश्रा जी हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी झाझा की मूलभूत समस्याएं क्या है। निश्चित तौर पे जो एक विधायक का काम होना चाहिए, उसमें भी बिहार सरकार जिस पार्टी में अलायंस में है और जनता दल यू के विधायक है, बावजूद उसके झाझा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट की हो, पेयजल की हो, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा की हो, बद से बदतर है। कहीं इसका ग्राफ बढ़ा नहीं है, बावजूद गिरता जा रहा है। जानेंगे इनसे कि जो जिम्मेदारी एक विधायक की होनी चाहिए, शायद ये अपने कंधों पे उठाए। चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के लिए आए दिन ये मांग होती है कि इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो जो काम बड़े नेताओं की होती है, सांसद विधायक की होती है, वो काम एक डॉक्टर पेशे से और समाज सेवा की भावना से अगर करते हो तो निश्चित तौर पर सराहनीय काम है। और यही कारण है कि जो बड़े नेता खुद को स्वघोषित बड़े नेता मानते हैं, उनको लगता है कि शायद राजनीति में इनकी क्या इस जिम्मेदारी से वो अपने आप को अछूत मानते हैं। निश्चित तौर पे बिहार में डबल इंजन की सरकार है और उसी पार्टी से सांसद और विधायक भी हैं। क्या मानते हैं सर, आज भी आपके झाझा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? झाझा की जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो संपूर्ण बिहार की समस्याएं हैं, उसी प्रकार की समस्याएं झाझाओं से जुड़ी हुई है। शिक्षा का स्तर न्यून होना, बेरोजगारी होना, पर्यावरण की समस्या, शहरों में जल जमाव की समस्याएं, चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होना, ये सारी जो समस्याएं संपूर्ण बिहार के साथ हैं, झाझा के लिए कुछ विशेष नहीं है जी। सिर्फ इतनी सी बात है कि व्यक्ति में अगर इच्छा शक्ति हो, एक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष कार्य किया जा सकता है, विशेष सुविधा दी जा सकती है और इस समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पे किया जा सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। आज भी आपके यहाँ जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की जी, उसमें सुधार नहीं हुआ है। पेशे से डॉक्टर है, चिकित्सक है, बेहतर आप समझते हैं। क्या बिहार सरकार के जो वर्तमान में अभी विधायक है, बहुत प्यारे विधायक हैं, दुलारे विधायक हैं सरकार के, बावजूद उसके एक विधायक का जो क्षेत्र अलग से झलकना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन विनाश दिख रहा? क्या मानते हैं? ऐसी बातें नहीं है। इन बातों को मैं ये सिर्फ इस लाइन में कहना चाहूंगा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार की नीति के अनुसार चलती हैं जी। कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकते हैं, इसका थोड़ा अभाव रहा। इस चीज का अफसोस हम लोग का भी रहा है कि जिस प्रकार से हमारे वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी रहे हैं, उनके प्रिय रहे हैं, तो वो बाकी क्षेत्रों से अलग हटकर कोई विशेष कार्य कर सकते थे, उन्हें करना चाहिए था, जिसका थोड़ा सा अभाव हमको झलक रहा है। अदरवाइज मुख्य रूप से मान लें कि संपूर्ण बिहार की ही वही व्यवस्था है और उसमें झाझा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। ये अपेक्षाएं लोगों को होती थी, हम लोग को भी, सभी जनता को इस बात की अपेक्षा थी कि हमारे विधायक जो हैं मंत्री रह चुके हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक रहे हैं, तो बाकी क्षेत्र में यह समस्या रहे, लेकिन बिहार झाझा विधानसभा क्षेत्र में उसमें कुछ बेहतर सुधार होना चाहिए था, जिसकी थोड़ी कमी नजर आती है। जी। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, जब चुनाव आता है तो किसान की बात करते हैं, लेकिन आज सबसे बुरे स्थिति में किसान है। चाहे वो खाद का मामला हो या सिंचाई की व्यवस्था हो, उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या मानते हैं? इस मामले को मैंने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी इस चीज के लिए पत्र लिखा था। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी छोटा से छोटा कार्य करके भी किसानों की समस्या को समाधान किया जा सकता है। समाज का सबसे पीड़ित वर्ग किसान है। मेरा यह मानना है कि आप इस चीज को गौर करेंगे, जब सीजन में आलू ज्यादा उपजा तो आलू 5 रुपये किलो हो गया और कम उपजा तो 20 रुपये किलो हो गया।
मैंने ज्यादा उपज होने का भी फायदा किसान को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो समाज का रेट गिर जाता है। जी दूसरी चीज यह है कि किसान को हर हाल में अपने अनाज को बेचना है, नहीं तो वो सड़ जाएगा। जी सरकार की व्यवस्था, सरकार के लिए लगातार अभी एमएसपी पे हंगामा हो रहा है, एमएसपी पे लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने इस बात के लिए चर्च किया था कि एमएसपी, मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, एमएसपी बढ़ने से बाजार में अनाज का रेट निश्चित तौर पे बढ़ेगा और किसान के अलावे और जो भी लोग अनाज खरीदेंगे तो महंगा अनाज खरीदेंगे और महंगाई बढ़ेगी। जी इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को एक तैयारी करके दिया था कार्यक्रम के लिए कि इस प्रकार से कार्य करने के लिए आप किसान की एमएसपी बढ़ाने पे सभी दल मांग कर रहे हैं। जी कृषि में जो खेती में लागत कम हो, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। जी अगर लागत कम हो तो जो जिस रेट में किसान अनाज बेचता है वही उसके लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ हमको लागत को कम करने की आवश्यकता थी। जी इसके लिए मैंने एक बायोटेक तैयार करके दिया मैंने कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है कि अभी मनरेगा योजना के तहत मजदूर को 15 दिन की मजदूरी मिलती है। एक कार्य किया जाए जिसपे किसान को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा और मजदूर का भी फायदा होगा। अगर मान लीजिए कि अभी आज के डेट में बिहार में 245 रुपये मनरेगा की मजदूरी है जी, इस मजदूरी को बढ़ा के मनरेगा की मजदूरी को 300 रुपये हम कर दें। 300 रुपये करने से मजदूर को फायदा हो गया। उस मजदूरी में 50% आप किसान को दे दें कि ये मजदूर किसान के यहाँ काम करेगा जी। उससे फायदा क्या होगा? आज तो किसान 350-400 रुपये में मजदूर करता है, उसको 150 रुपये में मजदूर मिल जाएगा और लागत कम हो जाएगी। तो 150 रुपये किसान को मिला, सरकार को भी मात्र 150 रुपये देना है, उसका भी लागत 245 से घट के 150 रुपये पे आ गया जी। मजदूर को फायदा क्या हुआ? 150 रुपया उसको प्रतिदिन किसान अपने पास से दे देगा, उसको नगद पैसा आ गया। अब बाकी जो 150 रुपये बचते हैं उसे सरकार से उसके अकाउंट में आ गया। इससे किसान को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। इस तरह से कार्य करके किसान के खेती के लागत को कम किया जा सकता है और किसान को बेहतर सुविधा दे सकती है। एमएसपी बढ़ाने से अच्छा आप लागत कम कीजिए उत्पादन का। बिल्कुल, और उससे ये हो सकता है कि किसान भी जो बाहर जाते हैं उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं हो और मनरेगा जैसी योजनाएं आप लोगों के लिए आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो संगठन है, आपका जो ये एक संस्था है जो वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत आप गाँव को गोद लेते हैं। ये मोदी जी का सपना था, उन्होंने कहा था 14 में ही कि गाँव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। शायद बड़े नेता तो नहीं कर पाए, लेकिन आपने करके दिखाया अपने निजी कोष से। सांसद को तो सरकारी पैसा मिलता था, आपने अपने निजी पैसे से, जबकि आज स्थिति यह है कि कोई कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने लाखों लाख नहीं करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके इस पे काम किया है। तो निश्चित तौर पे ये काम आपका सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि आप अभी जब डॉक्टरी पेशे से होते हुए इतना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब कोई संवैधानिक पद पे आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? जब वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में चर्चा किया तो मैं इसमें थोड़ा सा समय लूंगा जी। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले 2017 में मैंने यहाँ से 35 किलोमीटर दूर सोनारा ठाड़ी प्रखंड के मगडीहा गांव को गोद लिया जी, जिसमें कि करीब 1300 पॉपुलेशन है। 1300 में 650 मुस्लिम पॉपुलेशन है जी। ये जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि पिछले 8 साल के लगातार मेहनत के बाद जी, आज के दिन मगडीहा गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको 2 से ज्यादा बच्चे हों और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो शिक्षित नहीं। जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए मगडीहा को मैंने गोद लिया और लगातार इस पे कार्य करते हुए उसको सफल एक पूर्णता जनसंख्या नियंत्रित गांव के रूप में घुसे। जब आप मगडीहा घुसेंगे तो मगडीहा गांव के वालों ने एक बोर्ड लगा दिया है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है पूर्णतः जनसंख्या नियंत्रित आदर्श गांव मगडीहा। रोड के दोनों किनारे पे जहां से आप एंट्री लेते हैं
वहां पे लिखा मिलेगा आपको, पूर्णतः जनसंख्या नियंत्रित आदर्श गांव मगडीहा। ये एक आदमी के प्रयास से संभव हुआ है जी। इस गांव के सफलता से प्रोत्साहित होकर अभी मैंने सोनारा अठारही प्रखंड के 5 पंचायत के 10 गांवों को, लक्ष्य वही है शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण पे, 10 गांव पे मेरा कार्य चल रहा है। और 10 गांव में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, ये लोगों में एक आमतौर पे मन में भाव है, मन में ये विचार है कि मुस्लिम लोग परिवार नियंत्रण के प्रति थोड़ा उदासीन है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बताता हूं, अगर उनमें जागरूकता लाई जाए, उनको समझाया जाए अच्छी तरह से, तो ये कार्य बिल्कुल संभव है। मगडीहा गांव में आप जाएं और एक भी मुस्लिम परिवार ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि डॉक्टर एनडी मिश्रा ये कार्य कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी। बहुत सारे गांव वाले का वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपने जो भी किया, लोगों का भी सहयोग मिला और सराहना आज भी मिलती है। जी बिल्कुल। और सीधा सवाल यह है कि आप बिना किसी पद पे होते इतना किया। निश्चित तौर पे अब आपकी जनता की भी ये डिमांड है कि आप अब विधानसभा चुनाव लड़े, तो क्या आप झाझा के लिए चुनाव मैदान में आने को तैयार हैं? देखिए, ये मुख्य रूप से जब मैं इस क्षेत्र में लगातार उतरा सामाजिक सेवा में, मगडीहा अगल बगल के गांव को मैंने गोद लिया। इससे पहले कटोरिया प्रखंड के दुखनसार गांव है जो कि ट्राइबल्स पॉपुलेटेड गांव है, उसमें अदर कास्ट भी हैं, तो उस गांव में भी इस कार्य को लेकर मैंने 2014 में गोद लिया था। लगातार कार्य चल रहा है। मेरे मन में यह भाव आया कि आज हम अपने फंड से अपने कमाई का एक हिस्सा उन गांव वालों के बीच में खर्च करके अगर हम इतना कार्य कर सकते हैं, तो शायद अगर हमारी पहुंच हो, हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास शक्ति हो, तो और बेहतर ढंग से इस कार्य को किया जा सकता है। जब ये भाव मन में आया तो लगा इसका एक सीधा सा रास्ता है कि राजनीति में कदम रखा जाए, और अगर हमको इस चीज का संसाधन और शक्ति मिलेगा तो गांव और समाज के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सकता है। इसी भाव को आने के बाद मैंने राजनीति में जाने का विचार किया। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता मौका देके झाझा का आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या? चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी संपूर्ण समाज में। आप किसान की चर्चा की, आप हर पंचायत में जाएंगे या अधिकतर प्रखंड में सामुदायिक भवन के नाम पे करोड़ों का खर्च होता है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं किसानों के लिए, अगर हर प्रखंड में एक जितने में सामुदायिक भवन 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टेंडर मिलता है बड़े बड़े बिल्डिंग का, और एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज खोने में 5 से 7 करोड़ का खर्च होता है। आप देख लेंगे जमुई जिला में संपूर्ण आसपास 50-100 किलोमीटर एरिया में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जी। जहां पे कि किसान अपने आलू टमाटर या सब्जी जो सामान खराब हो सकते हैं उनको रख सकते हैं। सिर्फ अगर हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए तो किसानों का आय निश्चित तौर पे बढ़ सकता है। जो किसान 5 रुपये किलो आलू बेचता है, वो 6 महीने के बाद उसी आलू को 25 रुपये किलो बेच सकता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कोल्ड स्टोरेज, हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज खोला जाए, जिससे किसानों को अपने सामान को सुव्यवस्थित रूप से रखने का मौका मिले और सही समय आने पे अच्छी आमदनी के साथ वो उसको बेच सकें। चलिए डॉक्टर एनडी मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सामने देखिए, ये थे डॉक्टर एनडी मिश्रा, जो झाझा के आम लोगों की डिमांड है, झाझा के जो गरीब मजदूर है, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, उन लोगों की डिमांड है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब ये किसी पद पे नहीं है तो निश्चित तौर पे सबके सुख दुख पे खड़े रहते हैं, अपने तरफ से आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जो काम एक विधायक और सांसद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, शायद आम आदमी अगर करता हो तो आम लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। उनकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि अगर इस आदमी को किसी बड़े पद पे बैठाया जाए तो मेरी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और निश्चित तौर पर किसी भी समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो अभी संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर तो जनसंख्या भी एक नियंत्रण भी प्राथमिकता रखती है। तो जिस काम को ये अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, शायद ये सांसद और विधायक की जिम्मेदारी थी। यही कारण है कि हर पार्टी एक निगाह से झाझा की तरफ देख रही है कि कैसा प्रत्याशी मैदान में हो। क्या ऐसा प्रत्याशी मैदान में हो जो आपकी पार्टी से विधायक रहा हो, बावजूद उसके आज भी उसकी जो कार्यशैली है, अगर आम लोगों से उसके 10 में से नंबर की बात करें तो 2 नंबर भी मुश्किल से मिलता है।
और एक ऐसा आदमी भी है जो पेशे से चिकित्सक है और अपने सेवा के बाद भी समाज सेवा में हो, तो निश्चित तौर पे सराहनीय बात है। हमारा संदेश सीधे तौर पे हर पार्टियों से है और शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ की जनता से है कि अगर इनके जैसे लोगों को अपनाते हैं तो शायद जात धर्म और पार्टी को छोड़ के इनके नाम पे वोट होगा और वो वोट हर पार्टियों का वोट होगा। और निश्चित तौर पे इनके जैसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग अगर चुनाव में आते हैं तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान होगा। और साथ ही जो 3 विषय इनका है वो बहुत ही सराहनीय और अच्छा विषय है और निश्चित तौर पे इसके काम होना चाहिए और इस पे काम तभी ज्यादा हो पाएगा जब ये किसी संवैधानिक पद पे होंगे। तो जनता से भी सीधा संदेश है कि जो आदमी आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हो उसके लिए सिर्फ एक वोट के माध्यम से अगर आप मदद करते हैं तो 5 सालों में आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।